नमस्कार। सोचिए एक ऐसे आइडिया के बारे में, एक ऐसा विचार जो इतना शक्तिशाली हो कि वो न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य को उखाड़ फेंके, बल्कि पूरी दुनिया के सोचने का तरीका ही बदल दे। आज हम उसी कहानी में उतर रहे हैं, यूरोप में समाजवाद और रूसी क्रांति की कहानी। ठीक है, तो हमारा आज का सफर कैसा रहेगा? हम शुरू करेंगे उन नए विचारों की चिंगारी से जिसने यूरोप में हलचल मचा दी। फिर हम देखेंगे कि कैसे रूस एक प्रेशर कुकर की तरह बन गया जो बस फटने ही वाला था। हम 1917 के उन तूफानी महीनों को समझेंगे। फिर देखेंगे कि कैसे एक बिल्कुल नए तरह के समाजवादी देश को बनाया गया। और आखिर में हम इस क्रांति की उस ग्लोबल विरासत पर भी नजर डालेंगे जो आज तक हमारे साथ है। तो ये सब शुरू कहाँ से हुआ? इसके लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन के ठीक बाद के यूरोप में। उस क्रांति ने आज़ादी और बराबरी जैसे आइडियाज़ की आग ऐसी लगाई कि सदियों से चली आ रही पुरानी व्यवस्थाएं हिलने लगीं। लोगों को लगने लगा कि बदलाव मुमकिन है। उस वक्त विचारों का एक तरह से दंगल चल रहा था। एक तरफ थे उदारवादी जो बदलाव तो चाहते थे पर धीरे धीरे और सिर्फ अमीर पुरुषों के लिए। दूसरी तरफ थे रेडिकल्स जो कहते थे कि सरकार सबकी होनी चाहिए और महिलाओं को भी वोट का हक मिलना चाहिए। और फिर थे रूढ़िवादी जो कहते थे नहीं, जैसा चल रहा है चलने दो। लेकिन इन सब के बीच एक और आइडिया पनप रहा था जो इन सबसे कई ज्यादा क्रांतिकारी था। और वो आइडिया था समाजवाद। इनका मानना सीधा और सिंपल था। समाज में जितनी भी दिक्कतें हैं, गरीबी, असमानता, इन सब की जड़ है प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो हल क्या है? हल ये है कि जमीन, फैक्ट्री, सब कुछ किसी एक इंसान का नहीं बल्कि पूरे समाज का हो। ये एक ऐसा विचार था जो पूरी व्यवस्था को जड़ से बदलने की बात कर रहा था। अब कहानी को यूरोप से मोड़कर ले चलते हैं सीधा रूस की तरफ, क्योंकि 20वीं सदी की शुरुआत में अगर कोई देश क्रांति के लिए तैयार था तो वो रूस था। बिल्कुल एक प्रेशर कुकर की तरह जो फटने की कगार पर था। तो सवाल ये है कि इस प्रेशर कुकर के अंदर आखिर पक क्या रहा था? सबसे ऊपर थी जार की तानाशाही। नीचे देश की 85% आबादी यानी किसान दूसरों की जमीन पर खट रहे थे और बस उस जमीन का एक टुकड़ा चाहते थे। और शहरों में, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों की हालत बहुत ही खराब थी। लंबे काम के घंटे, कम पगार और रहने की भयानक जगह हैं। ये तस्वीरें हमें उस वक्त की असलियत दिखाती हैं। एक तरफ जार की शानो शौकत और दूसरी तरफ आम लोगों की ये जिंदगी। साफ दिखता है कि कितनी बड़ी खाई थी अमीरों और गरीबों के बीच। एक तरफ महल थे और दूसरी तरफ ऐसी तंग और गंदी बस्तियां। और 1905 में तो ये प्रेशर कुकर लगभग फट ही गया था। जब जार के सैनिकों ने शांति से प्रदर्शन कर रहे लोगों पर गोलियां चलाईं तो पूरे देश में विद्रोह की आग भड़क उठी। जार ने घबराकर एक संसद यानी ड्यूमा बनाने का वादा तो किया, पर जैसे ही मामला शांत हुआ उसने उसे बेअसर कर दिया। ये क्रांति की एक तरह से ड्रेस रिहर्सल थी। और फिर आया पहला विश्व युद्ध। ये वो आखिरी चिंगारी थी जिसने रूस के इस बारूद के ढेर में आग लगा दी। और 1917 में एक नहीं बल्कि 2 जबरदस्त धमाके हुए। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 70 लाख। 1917 आते आते 70 लाख से ज्यादा रूसी सैनिक या तो मारे जा चुके थे या घायल थे। इस भयंकर तबाही ने जार की सरकार पर से लोगों का भरोसा पूरी तरह खत्म कर दिया। सैनिक अब और लड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और क्रांति की असली ताकत बड़े बड़े नेताओं में नहीं थी, वो थी मार्फा वासिल्यावा जैसी आम लोगों में। जब खाने की कमी हुई तो महिला मजदूरों ने ही हड़ताल शुरू की। उनकी आवाज में वो गुस्सा था जो पूरे रूस में फैल गया। तो 1917 में हुआ क्या? असल में एक नहीं 2 क्रांतियां हुई बैक टू बैक। फरवरी में जबरदस्त प्रदर्शनों के बाद जार को गद्दी छोड़नी पड़ी। एक अस्थायी सरकार बनी पर वो हालात संभाल नहीं पाई। और फिर अक्टूबर में व्लादिमीर लेनिन की बोल्शेविक पार्टी ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और दुनिया के पहले समाजवादी राज्य की नींव रखी। ये एक जबरदस्त पावर शिफ्ट था। जार की शाही सेना जो कभी उसकी ताकत का सिंबल हुआ करती थी, वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई और उसकी जगह ले ली सोवियतों ने, यानी मजदूरों और सैनिकों की अपनी काउंसिल्स ने, जो अब क्रांति का नया सेंटर बन चुकी थीं। तो अब सत्ता बोल्शेविकों के हाथ में थी और उनका काम था एक बिल्कुल नए तरह का समाज बनाना। जाहिर है ये दौर बहुत ही उथल-पुथल भरा और मुश्किल था। और उन्होंने काम भी शुरू किया बिल्कुल बिजली की रफ्तार से। सारे बड़े बैंक और इंडस्ट्री सरकार के कंट्रोल में आ गए।
जमींदारों से जमीन छीनकर किसानों को दे दी गई। रूस को एक पार्टी स्टेट बना दिया गया और विरोधियों को दबाने के लिए सीक्रेट पुलिस का इस्तेमाल हुआ। इन कदमों की वजह से एक भयानक सिविल वॉर छिड़ा, जिसे जीतकर 1922 में सोवियत संघ की स्थापना हुई। लेनिन के बाद सोवियत संघ की कमान आई जोसेफ स्टालिन के हाथों में, और स्टालिन का दौर एक और बड़े और सच कहें तो बेहद क्रूर बदलाव का दौर था, खासकर किसानों के लिए। स्टालिन का एक ही जुनून था, रूस को किसी भी कीमत पर एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाना, और ये जो प्रोपेगेंडा पोस्टर है ना, ये उसी सपने को दिखाता है, जैसे कि फैक्ट्रियों से निकलता धुआं नए सोवियत रूस के सांसें हों। मगर इस सपने की एक बहुत भारी, बहुत भयानक कीमत थी। स्टालिन ने किसानों से उनकी जमीनें जबरदस्ती छीननी शुरू कर दी, जिसे सामूहिकीकरण कहा गया, और जो भी किसान विरोध करता उसकी जिंदगी तबाह कर दी जाती, जैसा कि हम इस खत में पढ़ सकते हैं। और ये देखिए, ये कोई बाहरी रिपोर्ट नहीं, ये सरकार के अपने आंकड़े हैं। ये दिखाते हैं कि उस क्रूरता का स्केल क्या था। सिर्फ 1.5 महीने के अंदर हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, फांसी दी गई या लेबर कैंप्स में भेज दिया गया। और इस सारी जबरदस्ती का नतीजा एक भयानक अकाल, एक ऐसा अकाल जिसमें 40 लाख से ज्यादा लोग मारे गए। ये उस समाजवादी सपने का एक बहुत ही स्याह सच था। लेकिन इतनी त्रासदियों के बावजूद एक बात तो माननी पड़ेगी कि रूसी क्रांति ने पूरी दुनिया पर एक ऐसा असर डाला जो आज तक महसूस किया जाता है। दुनिया भर में, खासकर उन देशों में जो गुलामी से लड़ रहे थे, सोवियत संघ एक उम्मीद की तरह देखा जा रहा था। शौकत उस्मानी जैसे कई भारतीय क्रांतिकारियों को लगा कि उन्होंने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहां बराबरी और भाईचारे का सपना सच हो सकता है। तो आखिर में हम सोवियत संघ की विरासत को कैसे देखें? सच तो ये है कि ये एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ इसने एक पिछड़े देश को एक सुपर पावर बनाया, जिसने नाजी जर्मनी को हराने में अहम भूमिका निभाई, तो वहीं दूसरी तरफ ये सब तरक्की अपने ही लोगों की आज़ादी छीनकर और उन पर जुल्म करके हासिल की गई। और यही हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है, एक ऐसी क्रांति को कैसे याद रखा जाए जिसने एक तरफ लाखों लोगों को बराबरी के सपने दिखाए, तो दूसरी तरफ लाखों लोगों को ही दमन और मौत की हकीकत दी। ये प्रेरणा और आतंक की, एक सपने और एक बुरे सपने की मिली-जुली कहानी है।